तो कल हम यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, कल हम ये डिस्कस कर रहे थे क्रिटिकल केसेस ऑफ स्ट्रेस कॉम्बिनेशन। ठीक, इसको दोबारा से देखना था एक बार। ठीक, इसको देख लेते हैं। तो जैसे इसने अलग अलग चीजें कह रखी है कि समर में, मिड डे में, विंटर में किस तरीके के स्ट्रेस आते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। देखो, ये है मिड डे में समर के दिन। देखो, एक चीज तो ये है कि जो ई और जो व्हील लोड है, ठीक है, एस टी किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हील लोड को रिप्रेजेंट करता है, एस ई। ठीक, तो व्हील लोड तो हमेशा कैसा है? व्हील लोड तो हमेशा कंप्रेसिव रहता है। ठीक, व्हील लोड आपका कंप्रेसिव है, फिर इसके द्वारा टेम्परेचर के कारण समर मिड डे, अगर आप समर मिड डे की बात करें तो ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे का कम, ये वाली कंडीशन है। ठीक, तो ये नीचे कंप्रेस होना चाहेगा लेकिन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या पैदा होगा? मतलब समर में टेम्परेचर ऐसा रहता है ना, लाइक दिस। यहाँ पे समर में मिड डे में इस तरीके का टेम्परेचर लाइक 40, ये 20। ठीक, तो ये चाहेगा कि भाई मैं इस तरीके से। ठीक, तो एज रीजन और कॉर्नर रीजन, तो एस टी ई, यहाँ पे तो टेंशन आएगी ना, नीचे टेंशन आनी चाहिए। ठीक, तो ये इसने प्लस में क्यों लिया हुआ है? समर मिड डे, द क्रिटिकल स्ट्रेस फॉर एज रीजन इज गिवन बाय। देखो, व्हील लोड में तो ये है, चलो, वार्पिंग स्ट्रेस ड्यू टू डे, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस टेंशन, फ्रिक्शन स्ट्रेस, टॉप एंड बॉटम सरफेस कंप्रेशन ड्यूरिंग विंटर, टॉप एंड बॉटम सरफेस। यहाँ पे इसने, मुझे थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है कि ये इसने प्लस क्यों लिया है यहाँ? एस टी ई क्या चीज है? चलो, एस वार्पिंग स्ट्रेस ही तो हुआ। इस चीज को ही तो मैं वो करना चाहता था कि कहीं इसमें गड़बड़ ना हो। अच्छा, पता है क्या है अजय? ये जो एस टी ई है, एस ई है, ये हमारा व्हील लोड है। पहले इसको देख लेते हैं, पहले एस ई को देख लेते हैं। जो व्हील लोड है उसके कारण यहाँ पर क्या आ रही है? टेंशन आ रही है। यहाँ पर भी क्या आ रही है? टेंशन आ रही है। तो बेसिकली इसने टेंशन को प्लस लिया हुआ है। ठीक है ना, वार्पिंग के कारण ये भाई कंप्रेस होना चाह रहा है पर कंप्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर टेंशन आएगी। अगला देखो, आपका फ्रिक्शन, ये हमारी फ्रिक्शनल स्ट्रेस है। ठीक, ये एक्सपैंड होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन आएगी, तो इसलिए नेगेटिव में। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, इसने टेंशन पॉजिटिवली है और कंप्रेशन नेगेटिव लिया है। विंटर में, मिड डे में, विंटर में क्या होगा? वेल लोड तो आपका हमेशा टेंशन में, ये भी आपका टेंशन में। विंटर मिड डे, विंटर मिड डे में भी यही केस है, विंटर मिड डे में भी इसने यही बिल्कुल सेम यही सिचुएशन ली है। ठीक, क्यों? क्योंकि विंटर में गर्मी के टाइम
ऊपर का समय ज्यादा हो सकता है, नीचे ठंडा होगा इस वजह से। हालांकि ये है विंटर में, ये जैसे अगर समर का है तो विंटर का इस तरीके हो सकता है, लाइक ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, बात वही रहेगी। और जो फ्रिक्शन है, क्योंकि ये सिकुड़ना चाहेगा और हो नहीं पाएगा क्योंकि अपने वेट के कारण, तो इस वजह से ये भी टेंशन में आ जाएगा। फिर आता मिड नाइट। द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेसेस फॉर कॉर्नर रीजन। कॉर्नर रीजन पे SC प्लस एस, ये जो कॉर्नर रीजन है वहां पर हमारा कौन सा स्ट्रेस नहीं आता है, फ्रिक्शन स्ट्रेस नहीं आता है, इसलिए फ्रिक्शन स्ट्रेस को हटा दिया है। ये कंप्रेशन में हो, सॉरी ये टेंशन में और ये टेंशन में। ठीक, तो ये हमारे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन स्ट्रेसेस है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। एज ड्यूरिंग डे टाइम, दिन का समय हो, विंटर सीजन हो, और नीचे सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन ये है, इस चीज को आप नोट कर लें। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं आगे। ये हो गया डिजाइन ऑफ जॉइंट। अब हम आ जाते हैं जॉइंट्स के डिजाइन पे। तो अब सबसे पहली बात, जॉइंट सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में जॉइंट दिए जाते हैं। वैसे भी अगर आप 15 मीटर से ज्यादा का अगर सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको जॉइंट देना रहता है। अब ये सीमेंट कंक्रीट पेमेंट तो कई किलोमीटर लंबे होते हैं, तो बीच बीच में आपको जॉइंट देना रहता है। देखो क्या कहते हैं, कंक्रीट पेमेंट आर सब्जेक्टेड टू वॉल्यूमेट्रिक चेंज प्रोड्यूस बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण कंक्रीट पेमेंट के साइज में परिवर्तन आता है। श्रिंकेज होता है सेटिंग के कारण, और मॉइस्चर कंटेंट के कारण सेटिंग होती है। अगर लंबी स्लैब आपने बना दी है, इट इज बाउंड टू क्रैक एट क्लोज इंटरवल बिकॉज ऑफ फैक्टर गिवन अबव। तो फिर क्रैक वगैरह पड़ जाएगी अगर आपने लंबी स्लैब बनाई है। तो आपको जॉइंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि एक्सपेंशन के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण, वार्पिंग के कारण जो वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है उसको वो अकोमोडेट करे। लॉन्गर द लेंथ बिटवीन जॉइंट्स द ग्रेटर इज द वार्पिंग स्ट्रेंथ एंड ग्रेटर इज द नीड फॉर इनफोर्सिंग स्टील। जितनी लंबाई आप जॉइंट्स के बीच में रखेंगे उतना ही ज्यादा वार्पिंग स्ट्रेस, मुड़ने वाला स्ट्रेस जो होता है, और उतना ही आपको सरिया ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये इन्होंने रिक्वायरमेंट, ये ठीक है। क्या जॉइंट्स के ऑब्जेक्ट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? मूवमेंट ऑफ स्लैब विदाउट रिस्ट्रेंट, मतलब कि आपकी स्लैब आसानी से मूव कर सके, जो कल हमने जॉइंट्स देखे थे, इजी मूवमेंट हो। द जॉइंट मस्ट परमिट मूवमेंट ऑफ स्लैब विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना रुके आपका जो जॉइंट है मूव करना चाहिए। द जॉइंट शुड नॉट अंडरले वीकन, the joint should not underlay weaken the slab structurally and the load should be transferred from one slab to another effectively. लोड एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर होना चाहिए इफेक्टिवली। Joints must be sealed to exclude water grit and other external members. ठीक, पहला तो क्या, सबसे पहले तो मूवमेंट आसानी से होना चाहिए। शुड नॉट अंडरले वीकन द स्लैब स्ट्रक्चर एंड शुड ट्रांसफर। देखो इसके नीचे का जो मटेरियल है, वो जो मैंने आपको पंपिंग वाली बात बताई थी, जैसे मेरा कंक्रीट पेवमेंट है, तो यहाँ पे मैंने जॉइंट दिया हुआ है, नीचे बेस कोर्स है, ठीक, और यहाँ पे सब ग्रेड है, पानी घुसा, और यहाँ पे अगर ये आपका अच्छे से जॉइंट नहीं है तो पानी पंप करके बाहर निकलता रहता है। तो ये उसी बात को कह रहा है कि जो नीचे की जो लेयर है उसको खराब ना करे, सील्ड होना चाहिए ताकि पानी और बाकी मटेरियल अंदर ना से। राइडिंग क्वालिटी आपकी इम्पेयर्ड नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि जहाँ पे जॉइंट आया वहां पे प्रॉब्लम हो रही है ट्रेवल करने में। The construction of joint must interfere as little as possible with the laying of the concrete. अब ऐसा भी नहीं है कि जॉइंट आ रहा है तो आप परेशानी होते जा रहे हैं, फिर जॉइंट आ गया फिर हमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को रोकना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कॉमन सेंस की, आगे चलता है। ठीक, जॉइंट देख लो कितने प्रकार के होते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ जॉइंट प्रिवेंट, ठीक, ट्रांसफर जॉइंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स होते हैं, जो ये वाले जॉइंट हो गए, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर जॉइंट। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, जो लंबाई की दिशा में चलता ही चला जाता है। ट्रांसफर्स जॉइंट आपके कितने प्रकार के होते हैं? देखो भाई, एक होता है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है, वार्पिंग के लिए दिया जाता है। अब आ जाते हैं एक्सपेंशन जॉइंट पे। एक्सपेंशन जॉइंट होता है आपका, जैसे ये मान लीजिए आपका एक्सपेंशन जॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज एक्सपेंशन जॉइंट। ठीक, तो इसका इसने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। ठीक, अब देखो एक्सपेंशन जॉइंट, ताकि जैसे ही नाम इंडिकेट कर रहा है कि पेमेंट का जो एक्सपेंशन है तापमान बढ़ने के कारण, ताकि आपका जो कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर है, द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट इज टू अलाउ द एक्सपेंशन ऑफ द पेमेंट, पेमेंट आपका एक्सपेंड हो जाए ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज के कारण, विद रेस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, जो कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर है उसके रेस्पेक्ट में। द विड्थ और गैप इन एक्सपेंशन जॉइंट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्लैब। जो विड्थ है
द विड्थ और गैप इन एक्सपेंशन जॉइंट, जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट है उसकी जो विड्थ है या गैप है किस पे डिपेंड करता है? जो स्लैब है उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखो, उसका क्या फंडा रहता है? जो एक्सपेंशन जॉइंट है, जितनी बड़ी स्लैब होगी, द ग्रेटर इज द विड्थ रिक्वायर फॉर द गैप। मतलब कि जैसे ये आपने जो गैप दिया हुआ है, जितना आपको लंबाई देनी है, जितनी स्लैब के बीच में, जितनी गैप के बीच में। ठीक। कहने का मतलब क्या है भाई, आपने स्लैब लेंथ मान लीजिए, फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मान लीजिए, ये भी आपका एक्सपेंशन जॉइंट है, लेट से मान लीजिए। ठीक है। तो दो एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में मान लीजिए 10 मीटर की लेंथ है, तो आपको 1 सेंटीमीटर का ग्राफ देना पड़ रहा है। अगर 50 मीटर की लेंथ है तो 5 सेंटीमीटर का। मतलब इस तरीके का हिसाब है, जितनी लंबाई आप रखोगे कंक्रीट के पेमेंट की, उतना ही ज्यादा आपको मोटाई देनी पड़ेगी। Greater the distance between expansion joint, the wider thick. Wide expansion joints are generally not provided, difficult to keep them, क्योंकि भाई ज्यादा मोटा गैप दे दिया आपने, तो फिर भाई उसमें कभी पानी घुस रहा है, कभी कीचड़ घुस रहा है, कभी टूट गया, तो बहुत सारी चीजें होती है। ये इसका डायग्राम है। अभी हम इस पे आ जाएंगे, क्या क्या डिजाइन कंसिडरेशन है। द डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइडेड अलोंग लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई की दिशा में। पहली बात, बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ किस दिशा में प्रोवाइड किया जाता है। इट इज रिकमेंडेड नॉट टू हैव अ गैप मोर देन 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं देना है। आईआरसी हैज रिकमेंडेड दैट द मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट शुड नॉट बी एक्सीड 140 मीटर। ये तीन चीजें आप लिखें। 140 मीटर से ज्यादा लंबी स्लैब, ऐसा नहीं कि 150, 200, 300 मीटर पे एक्सपेंशन जॉइंट दे रहे हैं, 140 मीटर पे आपको देना ही देना है, चाहे कुछ ही हो जाए। अब आता है, अब ये देखो ये क्या फंडा है एक्सपेंशन स्पेसिंग जॉइंट किस तरह से। देखो, आपने ये सब पढ़ा है, टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक। क्या है? जैसे सोम में आप पढ़ चुके हो, ये लंबाई एल है। ठीक। इसका अल्फा, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सटेंशन अल्फा है। और ये डेल्टा टी। अगर आप टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाएं तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन है? डेल्टा एल बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा टी। याद करो। तो यहीं से सब निकाला था, स्टेन भी निकाल लिया था, डेल्टा एल अपॉन एल बराबर अल्फा डेल्टा टी। तो ये कह रहा है कि जो डेल्टा एल आप दोगे एल अल्फा डेल्टा टी, तो जो आप एक्सपेंशन जॉइंट दोगे वो डेल्टा एल दिया जाएगा। ठीक। अब स्लैब आपकी ऐसे होती है, एक स्लैब इसके इधर होगी और एक स्लैब आपके इधर होगी। ठीक। अब मान लीजिए डेल्टा एल है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये। ठीक। मतलब है ना भाई, आधा इधर दोगे आधा इधर दोगे, मतलब भाई इस पूरी लंबाई में आपको 10 सेंटीमीटर का गैप देना है। अब ऐसा तो है नहीं 10 इधर दे दिया 10 इधर दे दिया। ठीक। तो इस 10 को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, आधा इधर, या आप ऐसे समझ लो 5 इधर दे दिया 5 इधर दे दिया। एक मिनट, कैसे कर रखा है इन्होंने, एक बार ये देख लेते हैं। देखो। ठीक। जैसे डेल्टा बाई टू। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे कर रखा है इन्होंने भाई। देखो, ये है स्पेसिंग फॉर एक्सपेंशन जॉइंट, इसने किस तरह से किया, ये आपका डेल्टा वाई टू है, ये इसका डेल्टा वाई फोर है, डेल्टा वाई टू डेल्टा वाई फोर। अच्छा 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 अच्छा, अरे अरे अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज है। ये मैंने पता आपको जो फॉर्मूला बताया, डेल्टा बराबर एल अल्फा टी, ये बताया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, डेल्टा वाई टू किया। डेल्टा वाई टू का क्या मतलब है बेसिकली, अगर आप पूरा ही, मतलब अगर आप 10 सेंटीमीटर का ही गैप दे देते हो मान लो, तो जब ये गर्मी में तो ये पूरे एक दूसरे से मिल जाएंगे ना, लेकिन हमें थोड़ी जगह भी तो छोड़नी है भाई, क्योंकि आपको इसमें फिलर मटेरियल और दुनिया भर की चीजें डालनी है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैं दोबारा से बनाता हूँ, जैसे ये स्लैब, एक स्लैब ये हो गई, एक स्लैब ये हो गई। ठीक। तो इसमें मान लीजिए जो आपका डेल्टा बराबर है 10 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे भाई, जैसे यहाँ पर इसने 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर इधर, इसमें भी आप क्या, थोड़ा सा गैप जो है, आप क्या करोगे,
यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में ढाई इधर छोड़ो, ढाई इधर छोड़ो, मतलब कि एक्सपेंड होने के लिए इसे कितनी जगह देनी है, ढाई और ढाई इधर, ताकि अब 5 सेंटीमीटर का बाइफर्केशन कर देते हैं हम। ठीक है, 2.5 इधर और 2.5 इधर। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो गैप बचेगा उसमें आप ये सारी चीजें, है ना, ये गैप फिर भी दिया रहा था। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, डेल्टा बाई टू। डेल्टा क्या है? जो एक्सपेंशन जॉइंट की गैप है, ये गैप इस तरह से दिया जाता है दैट डेल्टा बाई टू डिस्टेंस इज ऑलवेज मेंटेन आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक, ताकि जो एक्सपेंशन के बाद डेल्टा बाई टू डिस्टेंस बचा रहे। समझ में आ गई बात मेन? ठीक है, ये नहीं कि पूरा का पूरा, जैसे मैं पहले सोच रहा था कि एकदम से एक्सपैंड हो जाए और वो एकदम सारी की सारी चिपक जाए, ऐसे नहीं होता। डेल्टा बाई टू डिस्टेंस आपका हमेशा मेंटेन रहे एक्सपेंशन के बाद। दैट इज फिलर मटेरियल जो है आपका कॉर्क का, फाइबर बोर्ड, ठीक है, उनको हम ये मानते हैं कि वो 50% तक आपका कंप्रेस हो सकता है। जो आपने मटेरियल भरा है इसमें, जॉइंट फिलर या जो भी है, कॉर्क वगैरह जो हम बढ़ते हैं, कॉर्क इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि पॉइजन रेशियो 0 होता है। कंप्रेस होगा तो फिर वो लेटरली ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है जी। तो इसलिए डेल्टा बाई टू लेकर चलेंगे। एल हो गई लेंथ ऑफ स्लैब, अल्फा हो गया थर्मल कोफिशिएंट, टी हो गया टेम्परेचर। फीचर ऑफ अ सुटेबल डिजाइन, ठीक, ए स्पेस फॉर एक्सपेंशन जॉइंट। देखो, सुटेबल डिजाइन ये क्या है? द स्पेस फॉर एक्सपेंशन विच इज जनरली 20 mm। जनरली हम जो एक्सपेंशन के लिए स्पेस देते हैं 20 mm देते हैं। एक्सपेंशन आपका 20 mm है तो गैप हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। अ जॉइंट फिलिंग कंप्रेसिबल मटेरियल इंटरपोज्ड इन अबव स्पेस। यहाँ पर आप ये डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप जॉइंट फिलर बढ़ते हैं, ये कंक्रीट स्लैब है, डोवेल बार इसको बोलते हैं। डोवेल बार भी अभी देखेंगे क्या होता है। जॉइंट सीलिंग आप डालते हैं, डोवेल बार फॉर लोड ट्रांसफर। लोड ट्रांसफर के लिए आप डोवेल बार भी लगाते हैं। ये जो डोवेल बार है इसको बोलते हैं डोवेल बार। डोवेल बार क्या होता है? सरिया होता है, ठीक है, एक सरिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये भी अभी देखेंगे। ठीक, थिन कोटिंग ऑफ बिटुमिन इनटू इनटू द एक्सपेंडेड, ये द है, एक्सपेंडिंग पोर्शन ऑफ द डोवेल बार टू ब्रेक बॉन्ड विद कंक्रीट एंड परमिट एक्सपेंशन। जो डोवेल बार है उसके ऊपर विटामिन की कोटिंग, ताकि भाई वो कंक्रीट के साथ बॉन्ड ना बनाए और आसानी से एक्सपेंड हो सके। कार्डबोर्ड मटेरियल और मेटल कैप एट द एक्सपेंडिंग एंड ऑफ द डोवेल बार फिल्ड विद कॉटन वेस्ट। उसके डोवेल बार के एंड पे कार्डबोर्ड या कॉटन की वो लगा देते हैं। खैर वो जो भी है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था डोवेल बार कैसी होती है। ऐसी होती है, देख रहे हो ये लाल लाल सी जो दिख रही है ना, ये डोवेल बार है। ठीक, इनका काम होता है मेनली तो लोड ट्रांसफर करना होता है इनका काम। ठीक, अब इन्होंने एक ये थर्मल एक्सपेंशन पे, बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सोम का भी है। विड्थ ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट गैप 2.5 सेंटीमीटर का आपने गैप दे दिया। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट है। इफ द लैगिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम स्लैब टेम्परेचर इज 54 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में आप कितनी स्पेसिंग रखेंगी। थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ये है। ठीक, तो टेम्परेचर T1 बराबर इतना, T2 बराबर इतना, डेल्टा टी हो जाएगा आपका 54 - 10 बराबर 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जॉइंट फिलर में बी एज्यूम टू बी कंप्राइज बाय 50% ऑफ थिकनेस। जो आपने जॉइंट जो है 50%, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन जॉइंट है तो इसका आधा कर दो, 1.25 सेंटीमीटर का आपका जॉइंट फिलर हो जाएगा। डेल्टा वन बराबर हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी, ये आप लगाएंगे तो एल ई कितना हो जाएगा? 28.409 मीटर। आ गया समझ में? तो ये फॉर्मूला लगा दो तो आपको इतने मीटर पे एक्सटेंशन जॉइंट देना है। आगे चलते हैं, अगला क्या है? कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अरे इसमें डोवल बार का नहीं बताया इन्होंने कि डोवल बार इस तरह से लोड ट्रांसफर करती है। डोवल बार का डिजाइन, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, टाई बार, डिजाइन ऑफ टाई बार। ठीक, हाँ ये है ना डोवल बार का, ये रहा। हाँ, चलो आगे है अभी। ठीक है,
तो ये तो था आपका एक्सपेंशन जॉइंट, आसानी से हो गया। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या है? अब कॉन्ट्रैक्शन, द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज टू अलाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्लैब ड्यू टू फेस इन स्लैब टेम्परेचर बिलो द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर। फॉल, ड्यू टू फॉल इन स्लैब टेम्परेचर। भाई अगर आपका स्लैब टेम्परेचर कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर से कम हो जा रहा है तो कंडक्शन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक। और इनको इनको भी ट्रांसवर्स जॉइंट होते हैं ये, जैसे एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें डोवल बार्निंग प्रोवाइड की जाती है। इनको आप क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब के लिए ठीक सुटेबल इंटरवल पे ट्रांसफर जॉइंट होते हैं। द अपीयरेंस ऑफ क्रैक्स एट प्लेसेस अदर देन जॉइंट्स कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक, जो क्रैक है अदर देन जॉइंट कैन बी एलिमिनेटेड, अपीयरेंस ऑफ द क्रैक्स जो है वो आप एलिमिनेट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या करते हैं? रिलीव वार्पिंग स्ट्रेस को रिलीव करते हैं सम एक्सटेंट तक। द डिजाइन कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है उनकी डिजाइन कंसिडरेशन ये है। द मूवमेंट इज, देखो ये बेसिकली क्या फंडा है, जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस है उसको बियर करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट लगाया। ठीक भाई, देखो क्या फंडा है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगी स्लैब? कॉन्ट्रैक्ट स्लैब इसलिए करेगी कि भाई टेम्परेचर ठंडा हो गया, स्लैब स्लैब क्या होगी अपनी? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और जब स्लैब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है तो बेसिकली क्या दिक्कत आती है? बेसिकली नीचे से ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्शन को होने कौन नहीं देता? नीचे जो सबग्रेड सॉइल है, ऊपर से तो खुली हुई है, सबग्रेड सॉइल रेजिस्टेंस देती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाओ, इसका सेल्फ वेट है, वो नहीं इसको कॉन्ट्रैक्ट होने देता। देखो ये वार्पिंग, दूसरा कह रहा है कि भाई वार्पिंग स्ट्रेस को भी कुछ हद तक ये रिलीव करता है। डिजाइन कंसिडरेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट इज रजिस्टर्ड बाय सबग्रेड फ्रिक्शन, जो सबग्रेड फ्रिक्शन है उसके द्वारा मूवमेंट को रजिस्टर किया जाता है। डिजाइन इन्वॉल्व द लेंथ ऑफ द स्लैब व्हेन नो रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज गिवन बाय। अगर आप कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ना करें तो लेंथ ऑफ स्लैब आप ऐसे निकाल सकते हैं, 2 × 10⁴ एस एफ बाई एफ डब्ल्यू। एस एफ क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप इन द कंक्रीट एंड इज टेकन एज इतना। डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, एल बराबर कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड फ्रिक्शन। बेसिकली क्या है जो, जैसे ये हमारा स्लैब है, 1 मिनट, बेटा देखो। अब इसमें क्या है, जो लेंथ है, लेंथ ये है एल बराबर 2 × 10⁴ एस एफ बाई एफ डब्ल्यू। इसका आप ध्यान रखें। ये कैसे आई? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे बेसिकली होता क्या है इनमें ये है कि नीचे की तरफ ये फ्रिक्शन फोर्स लगती है। ठीक। और इसमें कंक्रीट में टेंशन डेवलप होती है। जैसे मैं कोई कंक्रीट का स्पेसिमेन लूं, ये अगर सिकुड़ना चाह रहा है तो फ्रिक्शन जो है इसको सिकुड़ने नहीं देता। ठीक। फ्रिक्शन क्या लगाता है? उल्टी फोर्स लगाता है। ठीक। तो हम इन्हीं दोनों फोर्सेस को बराबर करते हैं कि जो कंक्रीट में जो टेंशन पैदा हो रही है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये इसने बराबर करके ये लेंथ निकाली। ठीक। पहली चीज क्या, कि जो कंक्रीट में टेंशन डेवलप हो रही है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, कि इतनी लंबाई पे ही तो हमें जॉइंट देना पड़ेगा कि नीचे से जो टेंशन है और जो इसकी जो फ्रिक्शन है वो बराबर हो जाए। तो इसने यही किया। ठीक। देखो कैसे निकाला। एफ हो गया फ्रिक्शन फोर्स, डब्ल्यू हो गया वेट। फ्रिक्शन फोर्स नहीं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू लंबाई, जितनी लंबाई तक आपको फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, ये आपकी किसके बराबर होनी चाहिए? बेसिकली एसएफ के। टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप इन कंक्रीट एंड इज टेकन एज 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली इसने क्या किया, जो फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स आ रही है और जो आपका टेंशन डेवलप हो रही है, ये इसने बराबर करा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आया, अगर आपने कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं की। अगर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? हम ये मानते हैं ना, कंक्रीट कोई टेंशन नहीं लेता, सारा का सारा टेंशन सरिया लेता है।
तो एस एफ की जगह हम एक तरीके से क्या करते हैं, ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी, ये लगभग इस चीज को डिनोट कर रहा है और ये आपका इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है। अब अगर आपने देखो ये कैसे आया, ये फॉर्मूला किस तरह से आया, ये आया कि भाई टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फोर्स इन द, जो आपने टाई बार जो यहाँ पर लगाई है, फुली बॉन्डेड टाई बार आपकी पूरी बॉन्डेड रहती है। तो ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी, इसमें फ्रिक्शन हो गया, सॉरी इसमें टेंशन हो गया सरिये में, और एफ फ्रिक्शन फोर्स एल बाई टू, क्योंकि जो आप कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आधे आधे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को हम लेके चलेंगे, एल बाई टू इंटू बी इंटू एच इंटू डब्ल्यू। इन सब चीजों को ये बेसिकली क्या प्रदर्शित कर रहा है, वॉल्यूम इंटू वेट इंटू फ्रिक्शन, ये तो पूरा वॉल्यूम हो गया है ना भाई, आधी आधी लंबाई लेके चलेंगे, तो यहाँ से आपका दूसरा फॉर्मूला ये आ जाता है। ठीक। तो ये दो फॉर्मूले, यार वैसे तो मैंने इन फॉर्मूले पे कभी क्वेश्चन वैसे देखा नहीं, लेकिन ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, ठीक, किस वजह से प्रोवाइड किया जाता है, इसमें टाई बार प्रोवाइड की जाती है, और बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि टेंशन और फ्रिक्शन को बराबर करके, ठीक है, लिख लेना है इनको भी, अगर हमें कहीं क्वेश्चन, ठीक है, लिखना तो है ही, अगर तुम्हें एसएससी में और ईएससी में क्वेश्चन मिलेंगे तो इसको कर लेंगे हम। ठीक। अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को नोट करो, ये स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन, डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट फॉर 3.5 मीटर स्लैब, 3.5 मीटर की स्लैब है। ठीक। स्लैब विड्थ हैविंग थिकनेस, जिसकी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, एफ बराबर 1.5, तो फॉर द फॉलोइंग टू केसेस, दो केस आपने लिए, फॉर प्लेन सीमेंट कंक्रीट अलाउेबल एस सी बराबर 0.8, फॉर रीइंफोर्स्ड सीमेंट, मतलब ये वही कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की स्पेसिंग आप ज्ञात कीजिए। दो केस लिए, अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट है जिसमें जो एस सी है, टेंशन इन कंक्रीट इतना है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट 1 सेंटीमीटर डाया की बाड़ लगाई आपने, 0.3 मीटर की स्पेसिंग, तो पहले तो वही वाला फॉर्मूला आपने सिंपल वाला लगा दिया, बी हो गई विड्थ, ठीक, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं बी क्या चीज है, थिकनेस, बी इसने क्या लिया, वही फॉर्मूला लगाया इसने बेसिकली, ये इसने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एल बराबर 2 गुना 10 की पावर 4, सीधे इस फॉर्मूले पर भी आ सकते हो आप। ठीक। एल बराबर यही फॉर्मूला आ जाएगा, 2 SC इंटू 10 की पावर 4 गामा इंटू एफ, 2 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 4.44 मीटर। अब आता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील, जो एरिया ऑफ स्टील है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ए एस टी बराबर दिस 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर डाया का था तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, सीधे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8.72 मीटर। ठीक। तो अगर सीधी सी बात है, अगर आप सरिया नहीं लगाओगे तो 4.44 मीटर, और अगर आप सरिया लगा देंगे तो 8.72 मीटर। अब आती है बात लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स की। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द लेंथ ऑफ द पेवमेंट, जो पेवमेंट की लंबाई है उसके अनुसार लगाए जाते हैं। दे आर प्रोवाइडेड इफ पेवमेंट विड्थ इज मोर देन 4.5 मीटर, अगर 4.5 मीटर से ज्यादा का पेवमेंट है तब आप प्रोवाइड करते हैं। इट रिड्यूसेस द वार्पिंग स्ट्रेस, ये वार्पिंग स्ट्रेस को कम करता है। एंड अनइवन सेटलमेंट ऑफ सबग्रेड, सेटल आप जो सेटलमेंट हो रहा है सबग्रेड का अनइवन, उसको भी रोकता है। टाई बार्स आर जनरली प्रोवाइडेड अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट टू ट्रांसफर द लोड, ठीक, टाई बार आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक। अब बात आती है टाई बार। अब देखो टाई बार क्या है, और डोबल बार, ठीक, लेंथ ऑफ टाई बार किस तरह से निकालते हैं, और स्पेसिंग ऑफ डायमीटर एंड स्पेसिंग। ठीक। अब देखो टाई बार का हमने पर्पस देख लिया, कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में प्रोवाइड की जाती है। ठीक। 6.6.3, ठीक, और हमारे कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में प्रोवाइड की जाती है। दीज बार्स आर नॉट डिजाइन टू एक्ट एज लोड ट्रांसफर डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लोड ट्रांसफर डिवाइस की तरह काम नहीं करती। देखो जो हमने डोवल बार पढ़ी थी एक्सपेंशन जॉइंट में, ये देखो वो लंबाई की दिशा में लगाई जाती है जैसे, ठीक है। अब क्या है, ये जैसे मान लीजिए ये, इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे ये पहिया चल रहा है पेवमेंट के ऊपर,
ठीक है। अब ये पहिया ऐसे ट्रांसफर ऐसे ही इससे इधर चला, तो यहाँ पर क्या है, जब ये इधर आएगा तो ये पेमेंट नीचे की तरफ जाएगा, भाई लोड के कारण थोड़ा तो नीचे जाएगा ही, और सीधे फिर थोड़ा हाँ बेटा, क्या है ये बेसिकली, तो अगर आपने डबल बार नहीं प्रोवाइड की है तो ये इस पे टकराएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा सीमेंट कंक्रीट पेमेंट टूटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो अगर आपने डबल बार प्रोवाइड कर रखी है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है ये इस तरीके का होता है, जैसे ये पास आया तो इसके साथ ये वाली भी आपकी नीचे जाती है साथ में, तो यहाँ पर इस तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इस वजह से डोवल बार आपकी लोड ट्रांसफर डिवाइस की तरह काम करती है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में जो बार लगती हैं उनको डिजाइन नहीं किया जाता लोड ट्रांसफर के लिए, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट सिर्फ कि भाई कंक्रीट के साथ फैल जाए सिकुड़ जाए, ये वाली बात होती है। आगे बात समझ में, चलो अब डिजाइन और टाई बार आप देखो, ठीक। इतना आ गया समझ में। दीज आर नॉट डिजाइन, इस बात को लिख लेना। टाई बार्स आर डिजाइन टू विथस्टैंड टेंसाइल स्ट्रेस, इनका काम होता है सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस को विथस्टैंड करना। द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इन द टाई बीइंग इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉटम ऑफ द एडजॉइनिंग पेमेंट। जो वही देखो, ये इसने वही बात बता दी कि भाई जितना फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है उतना ही हमारा टेंशन डेवलप हो जाए, उसी हिसाब से आप डिजाइन करते हैं। देयर लेंथ इज स्मॉलर देन डोवल बार, इनकी जो लंबाई है डोवल बार से कम होती है, एंड प्लेस्ड एट लार्ज इंटरवल, दूरी पे आप इसको लगाते हैं। टाई बार का डिजाइन क्या होता है भाई, स्पेसिंग एंड डायमीटर, ये वही फॉर्मूला है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, ये वाला, ठीक। 2 AST सिग्मा एस टी, इसमें 2 क्यों आ रहा है भाई, और इसमें 2 कहाँ गया। द डायमीटर एंड स्पेसिंग इज फर्स्ट फाउंड आउट बाय इक्वेटिंग द टोटल सबग्रेड फ्रिक्शन to the total tensile stress for a unit length. Hence, the area of the steel per 1 meter in centimeter square. H depth of the cement AST into sigma ST to FW B into 1. इसने जो हमने जो लेंथ ली थी यहाँ पर L/2 ली थी, लेंथ ऑफ स्लैब व्हेन बार्स आर प्रोवाइडेड एट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स। इन दोनों में क्या फर्क है, इसने L/2 लिया यहाँ पर, और यहाँ पर इसने यूनिट, एरिया ऑफ स्टील पर 1 मीटर। यार यहाँ पे क्या किया है इसने, द डायमीटर एंड स्पेसिंग इज फर्स्ट फाउंड बाय इक्वेटिंग द टोटल सबग्रेड फ्रिक्शन, चलो ये सबग्रेड फ्रिक्शन हो गया, टू द टेंसाइल स्ट्रेस फॉर अ यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई के लिए। एफ डब्ल्यू यूनिट वेट हो गया, बी इंटू 1 इंटू एच, द एरिया ऑफ स्टील पर 1 मीटर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। द डायमीटर ऑफ डबल बार शुड नॉट एक्सीड AST पर मीटर लेंथ। अच्छा, ये इसने एरिया ऑफ स्टील पर मीटर लेंथ निकाला है, AST मतलब के एक लंबाई, 1 मीटर की लंबाई में इसने निकाला है। यहाँ पे तो इसने जो कैलकुलेट किया है ये है लेंथ ऑफ स्लैब व्हेन बार्स आर प्रोवाइडेड एट कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये तो स्लैब की लेंथ के लिए है, ठीक है ये। और यहाँ पर जो इसने निकाला है एरिया ऑफ स्टील, बेसिकली वही फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, जैसे ये मेरा स्लैब है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मैंने प्रोवाइड किया गया है, ये मैंने डबल बार ऐसे लगा रखी, तो इसने क्या किया, 1 मीटर सेक्शन ले लिया, 1 मीटर सेक्शन लिया है इसने, तो उसी 1 मीटर को इसने एनालाइज किया। अगर मैं इस 1 मीटर की बात करूं तो इसमें एरिया ऑफ स्टील जितना लगा, सिग्मा एसटी जितना लगा, फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ से इसने AST पर मीटर लेंथ इसने निकाला है। तो बेसिकली वही उसी तरीके से कर रहा है ये, कैसे, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स को बराबर करके। ये सारी चीजें, बी हो गया विड्थ, एच हो गया डेप्थ, डब्ल्यू हो गया यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, सिग्मा एसटी है टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। डायमीटर ऑफ डोवल बार, अब ये कुछ बातें हैं, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। डोवल बार 20 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। स्पेसिंग ऑफ टाई बार
डोवल बार का डायमीटर इतना है, टाई बार शुड नॉट बी मोर देन 75 mm। जो टाई बार है उसकी स्पेसिंग 75 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ ऑफ टाई बार, ये इसने वही 5 st अपॉन 2 सिग टाउ bd से इसने निकाला। ट्वाइस द लेंथ नीडेड टू डेवलप बॉन्ड इज ट्वाइस द लेंथ नीडेड टू डेवलप बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। बेसिकली जो आपका एलडी वाला फॉर्मूला है 5Fs अपॉन 4 टाउ bd, उसने 2 की गुणा कर दी, मतलब इसने डबल लंबाई। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आप ये कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन करो आप, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम आते हैं अपना डबल बार पे। ठीक है, मैं आता हूँ अभी 10-15 मिनट में। ठीक है, देखो कहाँ तक आगे थे हम। डिजाइन द टाई बार्स फॉर अ सीमेंट कंक्रीट, टाई बार का डिजाइन करना है बेसिकली, वही जो हमने टाई बार के डिजाइन के फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक, सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट है, थिकनेस है 18 सेंटीमीटर, 7.2 मीटर पे जॉइंट है। हैज टू लेन्स ऑफ 7.2 मीटर, दो लेन है उसमें 7.2 मीटर विद जॉइंट। ठीक, तो हमको टाई बार का वो देखना है। टेक अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस इतना दिया हुआ है, एच बराबर ये है, बी बराबर हो जाएगा 3.6 मीटर, सिग्मा एस टी ए डब्ल्यू ए, एफ बराबर ये, टाउ बी डी बराबर इतना, डायमीटर एंड स्पेसिंग ए एस टी। ठीक, इसी फॉर्मूले से आपकी निकल जाएगी जो आपने ऊपर दिया हुआ है। एफ डब्ल्यू बी एच अपॉन सिग्मा एस टी 1.33 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, फाइव बराबर 1 सेंटीमीटर, एरिया बराबर इतना। तो स्पेसिंग, स्पेसिंग का वही फॉर्मूला जो हमने आरसीसी में पढ़ा था। आरसीसी में क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यही जो जितना 1 सेंटीमीटर इंटू एरिया डिवाइडेड बाई 1.33, जितना आप पर मीटर आप दे रहे हो, 59 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द बार कितनी है, 5 F/2 BD, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक, 1 सेंटीमीटर डाया टाई बार, स्पेसिंग इतना रखना है। अब बात आती है डोवल बार। ठीक, अब डोवल बार को देख लेते हैं क्या क्या है भाई। ये डोवल बार में, डोवल बार्स आर प्रोवाइडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैफिक। ठीक, ट्रैफिक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। हाफ लेंथ ऑफ दिस बार इज बॉन्डेड इन वन सीमेंट कंक्रीट एंड। ठीक, जो मैंने आपको बताया था, ये चीज भी काफी पूछी जाती है कि डोवल बार किस चीज के लिए डिजाइन की जाती है। ठीक है, ये पर्पज है ही इसका। अगर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अगर आपने कोई सरिया नहीं लगाया है तो ये नीचे डिफ्लेक्ट होगी और ये टकराएगा इस कोने से, और ये कोना आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर डबल बार लगाती तो एक यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन टाइप की आएगी। तो ये जो कॉर्नर्स हैं ये हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं डबल बार के कारण। ठीक, अब क्या क्या है, देखो, तो ये क्या कह रहा है, हाफ ऑफ दिस बार इज बॉन्डेड इन वन सीमेंट कंक्रीट एंड रिमेनिंग पोर्शन इज, मतलब कि आधी इसमें होती है आधी इसमें होती है। ठीक, बट इज केप्ट फ्री फॉर मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या है, मान लीजिए स्लैब आपकी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो रही है तो इसमें थोड़ा सा गैप यहाँ पे छोड़ा जाता है, इतना इस तरीके से डबल बार दी जाती है, ताकि ये जो आपका सीमेंट कंक्रीट पेमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सपैंड हो तो इसमें कोई स्ट्रेस ना आए। ठीक, तो क्या क्या तरीके के स्ट्रेस डेवलप होते हैं, देखो भाई। अब इसके ऊपर लोड आ रहा है, यहाँ पर आपने सरिया दिया हुआ है, यहाँ पे लोड है, तो इसमें शियर फोर्स आएगी, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस आएगा और बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस मतलब भाई यहाँ पर अगर ये अगर बियर करने लगे, ठीक, तो ये हमारे हो गए डोवल बार। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डबल बार। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए लगाई जाती है, टू ट्रांसफर द लोड ऑफ व्हील फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर। जैसे व्हील आपका एक स्लैब से दूसरे स्लैब पे जाएगा तो आपको डबल बार लोड ट्रांसफर के लिए। टू रिड्यूस द डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन बिटवीन टू स्लैब, दो स्लैब में जो डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि जैसे इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है, इसको बोलना है डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन। जैसे पहिया यहाँ पर है तो ये तो डिफ्लेक्ट हो गया, ये अपना यही है, फिर पहिया यहाँ पे आ गया तो ये अपनी उसी पोजीशन में आ गया, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन ना हो, आपका जो डिफ्लेक्शन हो एक यूनिफॉर्म टाइप का डिफ्लेक्शन हो। ठीक, आगे क्या है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन। जनरली लेंथ ऑफ डोवल बार 0.5 मीटर की, आधे मीटर की होती है, डायमीटर 25 mm का होता है। स्पेसिंग ऑफ डोवल बार 200 mm रखी जाती है, 150 mm थिक स्लैब के लिए, 300 mm 200 के लिए, और 300 mm फॉर 200 mm थिक स्लैब। दो बार लिख दिया इन्होंने, एंड 300 mm फॉर 200 mm थिक स्लैब। डोवल बार आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर स्लोप थिकनेस। अगर स्लैब थिकनेस आपकी 150 mm से कम है तो डबल बार नहीं प्रोवाइड की जाती। मैक्सिमम लोड ट्रांसफर थ्रू डबल बार इज 40% ऑफ मैक्सिमम एक्सल लोड। तो मैक्सिमम एक्सल लोड है आपका है, मैक्सिमम एक्सल लोड कितना है भाई, कितना था, कितने टन था वो, 80
8170, ये स्टैंडर्ड एक्सेल लोड है, इसका 40%। मिनिमम लेंथ ऑफ डबल बार होती है एल प्लस एल डी प्लस डेल्टा। डेल्टा जो आपने गैप दे रखा है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लोड ट्रांसफर कैपेसिटी, ये फॉर्मूले मैंने आज तक तो देखे नहीं कभी पूछे हुए। ठीक। फॉर shear in the bar, ये इसने कुछ फॉर्मूला निकाला। फॉर बेंडिंग इन द बार, ये इसने। फॉर bearing in the bar, ये। allowable bearing stress in the concrete, development length of the dowel bar is decided by equating strength in bending and bearing। मतलब कि जो बेंडिंग में और बियरिंग में, अब यार इसमें मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये चीज तो फिर भी इंपॉर्टेंट है ये। देखो, इसमें आप तीन चीजें ध्यान रखो। ये ये बेसिकली ये है कैपेसिटी फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। स्पेसिंग ऑफ डोवल बार, मतलब मैंने यही देखा है अधिकतर ना, कि ये जो तीन चीजें हैं डोवल बार की, ये सब तो दी हुई होती हैं अधिकतर। मतलब कि ये फॉर्मूले कि भाई शेयर लोड ट्रांसफर कैपेसिटी की, भाई शेयर में कितना लोड ट्रांसफर कर देगी, बेंडिंग में कितना लोड ट्रांसफर कर देगी, बियरिंग में कितना लोड ट्रांसफर कर देगी। ठीक। ये आपको वैल्यूज दी हुई है। ठीक। अब क्या है डेवलपमेंट, अब देखते रहो, स्टेप देखते चलते हैं। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द डबल बार इज डिसाइडेड बाय इक्वेटिंग स्ट्रेंथ इन बेंडिंग एंड बियरिंग। बियरिंग और बेंडिंग की स्ट्रेंथ आप इक्वेट करके आप डेवलपमेंट निकाल लेते हो। डेवलपमेंट लेंथ भी हमको मिल गई। फाइंड द लोड ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ डबल बार, टीएस पीटी एंड पीबी। टीएस से शेयर में, पीटी और पीबी, इनसे आप क्या निकालते हो, लोड ट्रांसफर कैपेसिटी हम निकालते हैं। ठीक। अब लोड ट्रांसफर कैपेसिटी ये कैसे निकाली भाई, देखो हमको क्या है कि भाई जितना भी व्हील लोड है उसका 40% हम मानकर चलते हैं कि हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो जितना लोड था उसका 40% कर दिया, और फिर इसको पी एस पी एफ पी बी इन तीनों से डिवाइड किया, तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो हम अपना क्या ले लेते हैं, लोड कैपेसिटी हम मान लेते हैं। ठीक। चलो, अब हम आते हैं कैपेसिटी फैक्टर फॉर अ डोवल बार इज अज्यूम टू बी 1 just below the wheel and it is assumed to be 0। अब देखो कैपेसिटी फैक्टर टू assumed to be 0 at a distance 1.8 L from the wheel as shown in the figure। अब क्या है, देखो L है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, लोड कैपेसिटी। अब हम लोड कैपेसिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये जो चीज है ये क्या दिया हुआ है इन्होंने। देखो, अब बेसिकली ये इसने किस चीज के लिए किया है कैलकुलेट, देखो ये है क्या चीज, सबसे पहले तो इसे समझो। मैंने ये चीज देखी है फिर भी ना कहीं पे पूछी हुई, जैसे हमारी अलग अलग डोगर बार लगी हुई है। जैसे मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, जैसे ये मेरा पेवमेंट है। ठीक। ये बीच की, ये हमारी बीच की वाइट पट्टी हो गई। ठीक। और ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है, और यहाँ पर मैंने डोवल बार दी हुई है इस तरीके से। ठीक। अब मान लीजिए मेरा जो पहिया है वो यहाँ पर है, लेट से पहिया है यहाँ पर। ठीक। तो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है डेल्टा, जो हमने स्पेसिंग दी हुई है डेल्टा दी हुई है। ठीक। तो ये डायग्राम इसने यहाँ पर बना के दिखा रखा है। ठीक। ये मेरा हो गया पहिया, फिर इसके बाद यहाँ पे पहिया है, फिर ऐसे ऐसे करके अलग अलग डोवल बार। एक पहली डोवल बार जहाँ पहिए के नीचे ठीक ये है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो पहिए के नीचे ठीक डोवल बार है वो सबसे ज्यादा लोड या बिल्कुल अपनी कैपेसिटी पे काम कर रही होगी। ठीक है, ये अपनी कैपेसिटी पे काम कर रही होगी। इससे डेल्टा डिस्टेंस पे जाओगे तो थोड़ी कम, और कम और कम और कम, और आगे जब आप 1.8 एल डिस्टेंस पे जाओगे तो ये वाली जो डोवल बार है इसका कोई क्या कहना चाहिए, प्रभाव नहीं होगा लोड को बियर करने में। ठीक है। तो मैंने इस तरीके की चीजें देखी हुई है, पूछी हुई, क्योंकि ये आसान भी होता है। जैसे अब ये क्या कहता है, देखो स्टेप फोर, द कैपेसिटी फैक्टर फॉर अ डोवल बार इज अज्यूम टू बी 1 जस्ट बिलो टू द व्हील। जैसे व्हील जो है उसके नीचे जो डोवल बार है उसका जो कैपेसिटी फैक्टर है 1 लिया जाता है।
ठीक, जस्ट बिलो द व्हील एंड इट इज अज्यूम टू बी जीरो एट ए डिस्टेंस 1.8 एल फ्रॉम द व्हील। अगर आप इस व्हील से 1.8 एल पे चलें तो यहाँ कैपेसिटी फैक्टर आपका जीरो हो जाता है। एल क्या है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि आप जानते हैं। अब लोड कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? 1। ठीक है, ये इसकी हो गई 1। और यहाँ से आप कितने डिस्टेंस पे गए? 1.8 एल माइनस डेल्टा अपॉन 1.8। ये इधर इसमें क्या लिखना चाहिए? ये डेल्टा ही है। ठीक, बेसिकली ये लीनियर वेरिएशन है। जैसे यहाँ पे 1.8 एल है, फिर आप डेल्टा डिस्टेंस पे गए तो 1.8 माइनस डेल्टा, ये देख पा रहे हो? ठीक, फिर आप 2 डेल्टा पे गए तो 1.28, 3 डेल्टा पे गए तो इतना। ठीक, और इस तरीके से इतने पे गए तो ये। तो अब आप टोटल कैपेसिटी फैक्टर आप कैलकुलेट करते हो। ठीक, ये आपने लोड कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली इससे। ठीक, अब इतना आ गया हमारी समझ में। देखो, ये बात हम समझ चुके हैं कि भाई इफेक्टिव डिस्टेंस अप टू विच इफेक्टिव लोड ट्रांसफर टेक प्लेस इज गिवन बाय 1.8 एल। 1.8 एल होता है जहां तक इफेक्टिव लोड ट्रांसफर। एल क्या है? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, लीनियर वेरिएशन ऑफ कैपेसिटी फैक्टर ऑफ वन अंडर लोड टू जीरो 1.8 एल। मतलब पहिए के नीचे जो कैपेसिटी फैक्टर है आप उसको 1 लें और 1.8 एल डिस्टेंस पे जीरो लें। एज्यूम डोबल स्पेसिंग, ये जो डेल्टा है ये हमने स्पेसिंग एज्यूम करी, मानी। ठीक, एंड फाइंड द कैपेसिटी फैक्टर। उस स्पेसिंग के लिए आप कैपेसिटी फैक्टर कैलकुलेट करें। एक्चुअल कैपेसिटी फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड कैपेसिटी फैक्टर। जो वास्तविक कैपेसिटी फैक्टर है वो रिक्वायर्ड कैपेसिटी फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो डेल्टा को थोड़ा कम के फिर दोबारा से हम इस प्रोसेस पे लग जाते हैं। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखो। ठीक, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा, वैसे हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इससे हमें पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। हाँ बेटा देखो, एक्चुअली इसमें क्या है, ये तुम्हें लिखना नहीं है, लेकिन एक तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह से डबल बार डिजाइन होती है। अब बेसिकली क्या है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई डिजाइन साइज एंड स्पेसिंग, साइज और स्पेसिंग हमें डिजाइन करनी है एक डोवल बार के लिए किसी एक्सपेंशन जॉइंट पर कंक्रीट पेमेंट जिसकी थिकनेस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक, सब दिया हुआ है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस भी दी है, डिजाइन व्हील लोड इतना है, लोड कैपेसिटी कोई 40% व्हील लोड के डिजाइन पे चलना है, जॉइंट वेट इतनी है, परमिसिबल शियर भी है, ये सब सब दिया हुआ है। सबसे पहला काम लेंथ ऑफ डबल बार, ये फॉर्मूला लगा के आपने लेंथ ऑफ डबल बार निकाली। अब देखो ये फॉर्मूला ऐसा है, एल डी इधर भी दिया हुआ है, एल डी इधर भी दिया हुआ है, वही फॉर्मूला जो है। तो ये फॉर्मूला एग्जाम में आने के चांस 0% है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायल एंड एरर के हिसाब से निकाला जाएगा, बिना कैलकुलेटर के कोई बच्चा निकाल नहीं सकता इसको। तो इन्होंने जैसे भी करके लेंथ ऑफ डबल बार आपने निकाल ली। ठीक, मिनिमम लेंथ ऑफ डबल बार आ गई आपकी ये 42.5, 40.5 इस फॉर्मूले के अनुसार आई, 2 सेंटीमीटर का आपने गैप दे दिया। तो 45 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, सो प्रोवाइड 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर बार, ये इसने प्रोवाइड कर ली। एलडी हो गया आपका 43 सेंटीमीटर, वट एवर जो भी इसने लंबाई निकाल ली भाई, ठीक है, जैसे भी करके। अब इसने लोड ट्रांसफर कैपेसिटी निकाली, ये निकाली इसने शेयर में। देखो ये चीज आप याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें याद रखने लायक कुछ है ही नहीं। भाई शेयर स्ट्रेंथ जो है उसमें, जैसे ये मेरी डोवल बार है, कहाँ गई डोवल बार, जैसे ये मेरी डोवल बार है। ठीक, अगर मुझे इसकी शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में शेयर स्ट्रेंथ की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। भाई शेयर स्ट्रेंथ कितनी है? एफ एस, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, इसका एरिया क्या होगा? पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इस तरीके की चीज आ सकती है एग्जाम में ना, कि बच्चे को कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा, लेकिन कि हाँ भाई लोड ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ डोवल बार, तो दिमाग में पिक्चर डालो, डोवल बार होती है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, तो सर्कुलर एरिया पाई/4 किसके बराबर होता है? 0.785 के बराबर होता है। ठीक है, तो कोई ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद आती है बारी पीएफ। फिर इसने भाई ये वाला निकाला फॉर्मूला, जो है ये कौन सा था भाई? पीएफ वाला, ये था हमारा, पीएफ है बेंडिंग, और दूसरा है बियरिंग। बेंडिंग में स्ट्रेंथ ये है 722 केजी, और इसमें है 804 केजी। लोड ट्रांसफर कैपेसिटी हो गई इसकी, अब आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के लोड ट्रांसफर कैपेसिटी निकाल ली 2.77। ठीक, इसकी जो मैक्सिमम आ गया, जैसा समझ में। बेसिकली ये तीन चीजें इसने क्या निकाली भाई?
ये तीन चीजें इसने ये निकाली, ये जो हम देख रहे थे कि भाई शीयर में कितना लोड ट्रांसफर कर सकती है, 4906 किलोग्राम का लोड ये वहन कर सकती है शीयर में। बियर में कितना कर सकती है, 22, और इसमें 804। तो इसमें लोड ट्रांसफर कैपेसिटी, ठीक भाई, इतना लोड पड़ेगा, 5000 किलो का पहिया गुजरेगा उसके ऊपर से, उसका 40% हम लोड लेके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि भाई सारा का सारा लोड तो कौन लेता है, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट लेता है, ठीक है, फिर भी हम मैक्स टू मैक्स 40% लेके चलते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 40% लिया बटे ये किया, तो इनमें से जो सबसे कम है, मैक्सिमम है 2.77, तो हमारी जो लोड ट्रांसफर कैपेसिटी है बेसिकली 2.77 होनी चाहिए। अब आती है भाई रिक्वायर्ड स्पेसिंग, वही चीज, इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ लोड ट्रांसफर कितना है, इस चीज पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोवल बार से कितनी दूरी तक वो लोड ट्रांसफर, ठीक है, जो इफेक्टिव डिस्टेंस 1.8 L 144 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर की आपने स्पेसिंग रखी, तो आप ये करो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक आपने रखा, ठीक, 35, फिर 70, फिर 105, तो ये आ गया भाई 2.5, नहीं भाई ठीक नहीं है, फिर 30 सेंटीमीटर की रखो 2.9, तो बात खत्म, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है जय, तो इस चीज को अगर आपको लिखना है मेरे हिसाब से नोट कर लेना, तो इसमें जब आप करोगे तो चाहे तो इन्हें नोट ही कर लेना, फिर इसमें आप ये लिख लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोबारा रिवाइज करो तो कहीं फॉर्मूले याद करने पे लग जाओ, इसमें जस्ट नोट कर लेना कि दिस विल बी गिवन इन द एग्जाम, ठीक है, एलडी भी दिया हुआ होगा आपको, ये सारी चीजें भी दी हुई होंगी, ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ये चैप्टर कंप्लीट। ये क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द मेजरिंग ब्लेंडर, अच्छा ये तो वो है ही, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, ये आपने कैलकुलेट कर ही लिया था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है जी, ज्योमेट्रिक डिजाइन के क्वेश्चन रह रहे हैं और इसके क्वेश्चन रह रहे हैं।